तो आज हम लोग बात कर रहे हैं लेजर के थर्ड पार्ट के बारे में। थर्ड पार्ट बोला जाए तो हम लास्ट 2 लेक्चर्स में जो देख चुके हैं उसी के आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो हम लोग आज थर्ड पार्ट में टाइप्स ऑफ लेजर्स के बारे में बात करेंगे। तो जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कि हम लोगों ने लास्ट 2 लेक्चर्स में क्या किया है। जो हमारा जो फर्स्ट लेक्चर था उस लेक्चर में हम लोगों ने लेजर के बिल्कुल बेसिक्स के बारे में जाना था कि लेजर एग्जैक्टली क्या होता है, लेजर्स के क्या क्या ऐसी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं जो लेजर्स को स्पेशल बनाती हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में लेजर्स के थ्योरेटिकल एट्रीब्यूट्स देखे थे। वाई हाउ कैन वी मेक लेजर्स, लेजर्स के कौन कौन से एसेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं, लेजर्स किस तरह से बनाई जाती है। तो इन सारी चीजों को देखने के बाद हम लोग आज नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ लेजर्स। अब लेजर्स के जो टाइप्स हैं बेसिकली उसमें सबसे पहले हम लोग सिर्फ और सिर्फ हीलियम नियॉन लेजर के बारे में बात करेंगे सिर्फ आज के लिए। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ लेजर के बारे में बात करें तो टाइप्स ऑफ लेजर में जो टाइप्स आते हैं वो टाइप्स क्लासिफाई किए हैं ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल विच इज यूज्ड इन द लेजर। अब उसमें अगर देखें तो सबसे पहले अगर हम लोग लेजर्स बनाने के लिए सॉलिड्स मटेरियल के यूज कर रहे हैं तो उन लेजर्स को हम लोग सॉलिड स्टेट लेजर्स बोलते हैं। अब ये जो सॉलिड स्टेट लेजर्स जो होती हैं उनमें बेसिकली एनडी-YAG लेजर, जो कि हम लोग आगे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, नियोडायमियम, यट्रियम एल्यूमिनियम कार्बोनेट लेजर, डायोड लेजर एंड इन डायोड लेजर को हम लोग सेमीकंडक्टर लेजर्स भी बोलते हैं। उसमें नेक्स्ट टाइप आ जाता है हमारा लिक्विड लेजर्स। अब ये जो लिक्विड लेजर है बेसिकली ये लिक्विड लेजर्स डाई लेजर्स भी कहा जाता है, जिसमें कि रोडामाइन 6G लेजर बेसिकली हम लोग ज्यादातर यूज करते हैं। एंड द थर्ड टाइप इज गैस लेजर। अब ऑब्वियसली गैस लेजर है तो जो मटेरियल यूज किया जाता है लेजर बनाने के लिए वो गैस मटेरियल होता है। इसमें सबसे मेन और सबसे ज्यादा यूज जो है वो हीलियम नियॉन लेजर है एंड देन उसके बाद एक्साइमर्स लेजर्स भी काफी यूज होती है एंड द थर्ड वन इज CO2 लेजर। तो अब इन टाइप्स को देखने के बाद हम लोग सबसे पहले आते हैं हीलियम नियॉन लेजर के ऊपर, दैट इज जो कि हमारी एक गैस लेजर है। अब हीलियम नियॉन लेजर या गैस लेजर के बारे में बात करें तो गैस लेजर सबसे ज्यादा वाइडली यूज्ड है और वो लोग लो पावर हीलियम नियॉन लेजर से लेके हाई पावर लेजर्स यूज होती है। एंड हीलियम नियॉन लेजर जो है बेसिकली लेबोरेटरीज में यूज की जाती है और हाई पावर लेजर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेजर होती है जो कि इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में, कटिंग में, ड्रिलिंग में, इन सारी चीजों में यूज की जाती है। अब ये जो लेजर जो है वो गैसेस के ऊपर ऑपरेट होती है। जैसे कि मैंने बताया कि जो गैस लेजर्स बोला जाए तो मटेरियल यूज किया जाता है दैट इज गैस। तो जो एक्टिव मीडिया जो है वो गैस होता है और इस मीडिया को एक्साइट किया जाता है बेसिकली इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज से, जो कि हमारा पंपिंग मीडियम है। और गैसेस में एनर्जी लेवल जो है एटम के वो लेजिंग एक्शन में प्रोसेस में जो होता है वो बहुत ज्यादा एटम्स में जो नैरो होता है और जो सोर्स है सोर्सेस का जो है उनका वेवलेंथ जो है शार्प वेवलेंथ होना चाहिए एटम्स को एक्साइट करने के लिए। अब उसी चीज के लिए हम लोग अप्रोप्रिएट ऑप्टिकल सोर्स अगर ढूंढे पंपिंग के लिए तो वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सामने आती है। इसलिए ऑप्टिकल पंपिंग जो है वो गैस लेजर्स में ज्यादातर यूज नहीं की जाती है। आगे बात करें सबसे कॉमन मेथड जो है गैस लेजर्स को एक्साइट करने के लिए वो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास करना थ्रू द गैस। अब इसमें जो इलेक्ट्रॉन जो है डिस्चार्ज में वो अब ऑब्वियसली जब हम लोगों ने इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज लगाया किसी भी गैस में तो पोटेंशियल लगाया, पोटेंशियल में जो इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होते हैं, एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इन ड्यू कोर्स जो भी एटम्स आते हैं उन एटम्स को आयनाइज करते हैं एंड दीज आयनाइज एटम्स या तो आयनाइज होते हैं, आयनाइज कब होते हैं जब दे मूव टू द हायर स्टेट और एक्साइटेड स्टेट, इस तरह से उनका एक्साइटेशन होता है। तो इसके बाद नेक्स्ट हम लोग आते हैं हीलियम नियॉन लेजर के ऊपर। अब हीलियम नियॉन लेजर की अगर बात करें तो पहली गैस लेजर जो है हीलियम नियॉन लेजर जो है वो बनाई गई थी। अब हीलियम नियॉन लेजर की बात करें तो ये 4 लेवल गैस लेजर है। अब किस तरह से 4 लेवल गैस लेजर है वो हम लोग आगे थ्योरी में देखेंगे। इसमें नियॉन जो है एक एक्टिव मीडियम की तरह यूज होता है एंड हीलियम जो है इट इज एज अ होस्ट।
अब होस्ट की अगर बात करें तो होस्ट दैट मीन्स कि वो जो हीलियम है वो मेजर रोल प्ले करता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हीलियम नियॉन लेजर्स में। अब ये जो है ये लो प्रेशर फॉर्म में रहती है और लेजर मीडियम में, और जो एनर्जी लेवल डायग्राम है वो हम लोग आगे सबसे लास्ट में देखेंगे कि किस तरह से जो क्या बोलते हैं हीलियम नियॉन लेजर है वो पूरे के पूरे प्रोसेस के थ्रू, जो हम लोगों ने एसेंशियल कंपोनेंट्स की बात की थी, किस तरह से एमिशन होता है उसकी बात की थी, वो सारी चीजें किस तरह से आती हैं और किस तरह से यूज होती है हीलियम नियॉन लेजर में। अब हीलियम नियॉन लेजर की कंस्ट्रक्शन की अगर बात करें तो हीलियम नियॉन लेजर की कंस्ट्रक्शन में या किसी भी लेजर की कंस्ट्रक्शन में 3 मेजर कंपोनेंट आते हैं, एक एक्टिव मीडियम, दूसरा पंपिंग एंड द थर्ड वन इज ऑप्टिकल रेजोनेटर। तो ये तीनों के तीनों कंपोनेंट जो है वो हर एक लेजर में होने चाहिए। तो हीलियम नियॉन लेजर में कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो कि ये तीनों जो लेजर हैं वो एक्ट करती है। अब हीलियम नियॉन लेजर जो है इट कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग डिस्चार्ज ट्यूब। इस डिस्चार्ज ट्यूब का जो डायमीटर होता है वो अप्रोक्सीमेटली 1.5 mm के आसपास होता है एंड जो लेंथ है वो अप्रोक्सीमेटली 30 सेंटीमीटर के आसपास होती है। अब ये जो डिस्चार्ज ट्यूब है उसके अंदर मिक्सचर ऑफ हीलियम एंड नियॉन रहता है एंड हीलियम नियॉन का मिक्सचर जो है उसका जो रेशियो है दैट इज 10:1 का रेशियो रहता है। दैट मीन्स कि 10 पार्ट्स जो है वो हीलियम के रहते हैं एंड 1 पार्ट रहता है नियॉन का। अब नियॉन एटम जो है वो एक्टिव सेंटर्स की तरह काम करते हैं और जो एनर्जी लेवल रहते हैं नियॉन के वो लेजर ट्रांजिशन के लिए हेल्पफुल रहते हैं, जो कि एक्साइटेशन ऑफ नियॉन के लिए हेल्प करते हैं। अब इलेक्ट्रोड जो है वो डिस्चार्ज ट्यूब के आजू बाजू रहते हैं ताकि गैस में डिस्चार्ज प्रोड्यूस किया जा सके एंड ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं उनको हाई पावर सप्लाई या हाई वोल्टेज से कनेक्ट किया जाता है और 2 सील्ड विंडोज रहती हैं 2 एंड्स पे डिस्चार्ज ट्यूब के। अब एक्सिस ऑफ द ट्यूब है वहां पर 2 मिरर्स रहते हैं जो कि एक्सटर्नली अरेंज किए रहते हैं, जो कि फेब्री पेरोट ऑप्टिकल रेजोनेटर की तरह काम करते हैं। तो 3 मेजर चीजों के बारे में मैंने जो कहा था कि इंपॉर्टेंट एसेंशियल कंपोनेंट जो है, सबसे पहले एक्टिव मीडियम। तो जो एक्टिव मीडियम है जो कि हम लोगों ने अभी देखा कि वो क्या एक्ट करता है, नियॉन जो है एक्टिव सेंटर्स की तरह एक्ट करता है। और फिर उसके बाद करें जो पंपिंग है वो पंपिंग इलेक्ट्रिकल पंपिंग होती है एंड ऑप्टिकल रेजोनेटर है उसके लिए हम लोग मिरर्स का यूज करते हैं। अब जो डिस्टेंस है दोनों मिरर्स के बीच में ऑप्टिकल रेजोनेटर में वो n λ/2 की तरह, ताकि वो स्टैंडिंग वेव पैटर्न को फॉलो करे या उसको हेल्प करे, सपोर्ट करे। अब ये जो मैंने बात की कि ये इसका कंस्ट्रक्शन है पूरा का पूरा, तो सबसे पहले ये रहा एक लॉन्ग डिस्चार्ज ट्यूब है हमारे पास जिसमें कि हीलियम नियॉन गैस जो है वो फिल्ड है इन द रेशियो 10:1। फिर इस गैस ट्यूब या डिस्चार्ज ट्यूब है उसके 2 एंड्स पे इलेक्ट्रोड्स लगाए गए हैं, एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड है एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, और उसके बाहर इंक्लाइंड विंडोज हैं एंड इंक्लाइंड विंडोज के बाहर 2 मिरर्स लगाए हैं एंड ये जो मिरर्स है ये रिफ्लेक्टिंग मिरर्स हैं। फर्स्ट मिरर जो है वो 100% रिफ्लेक्टिंग मिरर रहता है एंड द सेकेंड मिरर इज 99.9 रिफ्लेक्टिंग मिरर। और फिर लास्ट में जब तीनों के तीनों कंपोनेंट जो हैं, कंपोनेंट्स को फुलफिल करने के बाद जब लेजर जो है यहाँ से बाहर निकलती है तो यहाँ पर हमारे पास लेजर जो आती है वो 6328 एंगस्ट्रॉम की लेजर आउटपुट में बाहर निकलती है। अब हम लोग बात करते हैं हीलियम नियॉन लेजर की वर्किंग के बारे में। अब हीलियम नियॉन लेजर के बारे में जैसे हम लोगों ने अभी देखा कि एक 4 लेवल लेजर होती है। अब इसमें हम लोग जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब में हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं और ये जो हाई वोल्टेज रहता है ये अप्रोक्सीमेटली 10 किलो वोल्ट के आसपास रहता है। अब ये जो हाई वोल्टेज है, ये हाई वोल्टेज क्या करता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट करता है। ये एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स जो है रास्ते में पड़ने वाले एटम्स को आयनाइज करते हैं। अब आयनाइज होने के बाद ये जो इलेक्ट्रॉन आयन पेयर बने, ये इलेक्ट्रॉन आयन पेयर अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव करते हैं, दैट इज एनोड एंड कैथोड। और ये आयन इलेक्ट्रॉन आयन पेयर जो है वो एक्साइटेड लेवल पे जाते हैं एंड हाई स्टेट पे चले जाते हैं। एंड अगर मैं बात करूं कि हीलियम की, तो हीलियम के जो एक्साइटेड लेवल हैं वो F2 और
F3 के नाम से दिए गए हैं, जो कि अप्रोक्सीमेटली 20.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास रहती है उनकी एनर्जी। दैट मीन्स कि ग्राउंड लेवल से 20.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हाई लेवल पे रहते हैं। अब ये दोनों स्टेट जो है मेटास्टेबल स्टेट होती है F2 एंड F3, और ये एज इट इज वापस ग्राउंड लेवल पे नहीं आते हैं। अब ये क्या करते हैं कि जो F2 एंड F3 लेवल है वो अपनी एनर्जी ट्रांसफर करते हैं किसको, नियॉन एटम्स को। अब नियॉन एटम्स जो है, नियॉन एटम्स के जो एनर्जी लेवल्स हैं वो सेम एनर्जी लेवल्स होते हैं जो कि हीलियम के हैं। तो ये दोनों F3 एंड F2 के जो एटम्स है वो एनर्जी ट्रांसफर करते हैं नियॉन को, और इनके जो लेवल्स हैं इन लेवल्स को हम लोग रेजोनेंट एनर्जी लेवल्स भी बोला जाता है, या इस प्रोसेस को रेजोनेंट एनर्जी ट्रांसफर बोलते हैं हम लोग। अब हमने ये देखा कि जो नियॉन का एक लेवल जो है E6 वो अप्रोक्सीमेटली 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास रहता है, जो कि हीलियम के F3 लेवल के बराबर रहता है। तो यहाँ पर क्या रेजोनेंट ट्रांसफर ऑफ एनर्जी रहता है बिटवीन द एक्साइटेड लेवल ऑफ हीलियम और जो ग्राउंड लेवल ऑफ नियॉन है उसके बीच में। अब सिमिलरली जैसे E6 था, सिमिलरली E4 जो है, E4 के सामने जो है F2 रहता है नियॉन का, और यहाँ पर सेम एनर्जी ट्रांसफर होता है। अब यहाँ पर हमने देखा कि दोनों जो नियॉन है और हीलियम है इन दोनों के बीच में बहुत स्लाइट एनर्जी का डिफरेंस रहता है, दैट इज 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो वो है वो हीलियम एटम की जो काइनेटिक एनर्जी है, ये एडिशनल एनर्जी जो है वो ट्रांसफर हो जाती है नियॉन एटम्स की ओर। और जब हीलियम एटम जो है वापस ग्राउंड स्टेट पे आता है आफ्टर एक्साइटिंग द नियॉन एटम्स, तो ये जो प्रोसेस है इस पूरे प्रोसेस को हम लोग पंपिंग मैकेनिज्म बोलते हैं, जिसमें कि हम लोगों ने इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का यूज किया टू एक्साइट द हीलियम एटम्स, एंड इन हीलियम एटम्स ने नियॉन एटम्स को एनर्जी ट्रांसफर कर दी। अब हीलियम एटम्स का जो मेन इंपॉर्टेंट काम जो है, और उसको 10:1 की रेशियो में इसलिए रखा जाता है कि जो हीलियम एटम है उनका एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा लो रहता है, एंड बहुत जल्दी ये लोग एनर्जी एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट पे चले जाते हैं, एंड एक्साइटेड स्टेट पे जाने के बाद हीलियम एटम्स नियॉन एटम्स को एनर्जी ट्रांसफर कर देते हैं। अब यहाँ पर क्या है, दोनों का रेशियो 10:1 का है, तो 10 हीलियम एटम्स के सामने एक नियॉन एटम है, तो जो ट्रांसफर रेट है प्रोबेबिलिटी का हीलियम टू नियॉन वो मैक्सिमम हो जाता है, एंड रिवर्स प्रोसेस करें नियॉन टू हीलियम वो नेग्लिजिबल होता है। इसलिए हम इसका रेशियो 10:1 का रखते हैं। अब ये जो E6 और E4 स्टेट्स हैं नियॉन के, ये दोनों मेटास्टेबल स्टेट्स हैं। अब ये जो मेटास्टेबल स्टेट है तो दैट मीन्स कि जितने भी एटम्स हैं ये E6 में एंड E4 में एक्यूमुलेट होते जाएंगे, एंड पॉपुलेशन इन्वर्जन की कंडीशन क्रिएट हो जाएगी इन दोनों लेवल के ऊपर। अब इन दोनों लेवल्स की अगर बात करें तो इन दोनों लेवल्स में कोई भी एक स्पॉन्टेनियस एमिशन होगा इनके लाइफ टाइम के बाद, दैट इज 10⁻³ to -4 सेकेंड। इसके बाद एक स्पॉन्टेनियस एमिशन जो होगा वो स्पॉन्टेनियस एमिशन टेंड करेगा स्टिमुलेटेड एमिशन को, जिसकी वजह से जो है स्टिमुलेटेड एमिशन एमिट होगा एंड लेजर रेडिएशन भी एमिट होगा। अब ट्रांजिशन की बात करें जो E6 से है, अब पहले स्टेबल स्टेट मेटास्टेबल स्टेट की बात करें E6 जो है, E6 से जो ट्रांजिशन होगा वो E3 में होगा। जब E6 से E3 में ट्रांजिशन होगा तो जो स्टिमुलेटेड एमिशन निकलेगी वो स्टिमुलेटेड एमिशन जो है वो वहां से लेजर निकलेगी जो कि रेड कलर की होगी, एंड उसकी वेवलेंथ है वो 6328 एंगस्ट्रॉम होती है। अब इसके अलावा बाकी दो ट्रांजिशन और होता है, एक हमने पहले बात की E6 to E3, बाकी दो E6 to E5 एंड E4 to E3 होता है। और ये जो ट्रांजिशन है, ये जो दोनों ट्रांजिशन की बात की, ये दोनों ट्रांजिशन 3.39 माइक्रोमीटर्स एंड 1.15 माइक्रोमीटर्स के आसपास रहता है, एंड ये क्या रहता है IR रेंज में रहता है, इसलिए हमारे काम का नहीं रहता है। अब जैसा हमने देखा कि E6 से कहां पर आया, E3 के ऊपर, E5 से किस पे आया, सॉरी E6 से E3 आया, E5 से E4 आया, एंड सॉरी E5 से अगेन E3 आया, एंड E4 से भी E3 आया। तो अब ये सारे के सारे जो एटम्स हैं E3 पे आके एक्यूमुलेट हो गए, एंड E3 से स्पॉन्टेनियसली डिके होके वो E2 लेवल पे आ जाएंगे।
अब अगेन हमको ये पता है कि E2 लेवल अगेन एक मेटास्टेबल स्टेट है। अब E2 एक मेटास्टेबल स्टेट है तो यहाँ पर क्या एक्यूमुलेशन क्रिएट हो जाएगा, किसका एक्यूमुलेशन, एटम्स का एक्यूमुलेशन होता जाएगा, क्योंकि E6 एंड E4 इन दोनों मेटास्टेबल स्टेट से सारे के सारे एटम जो है वो कहां पर आ गए, E2 लेवल पे। तो ये क्या है, लेजर रेडिएशन के जो कंडीशन थी, लेजर रेडिएशन की कंडीशन थी, जो मेटास्टेबल स्टेट या पॉपुलेशन इन्वर्जन की जो कंडीशन थी, उस कंडीशन को डिस्टर्ब करेगा। अब कंडीशन को डिस्टर्ब किया, दैट मीन्स लेजर रेडिएशन नहीं निकल पाएगा, इसलिए हम लोगों को जल्दी से जल्दी E2 से ग्राउंड स्टेट पे E1 पे लाना पड़ेगा इन सारे के सारे एटम्स को। तो अब यहां पर क्या हुआ कि अब इन सबको ग्राउंड स्टेट पे लाने के लिए हमको कुछ डी एक्साइटेशन मैकेनिज्म यूज करना पड़ेगा। अब डी एक्साइटेशन मैकेनिज्म अगर करते हैं तो वहां पर क्या है, रेडिएशन एमिट होगा, तो हमको रेडिएशन एमिट नहीं करवाना है, हमको एनर्जी का लॉस कराना है ताकि E2 से E1 पे आ जाए सारे के सारे एटम। तो इस वजह से हम लोग जो ट्यूब है, डिस्चार्ज गैस डिस्चार्ज ट्यूब जो है, उसका डायमीटर बहुत कम रखते हैं, इन द रेंज ऑफ mm, जो कि हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन में देखा था। तो ड्यू टू दिस लेस डायमीटर, ये सारे के सारे जो एटम्स हैं वो ट्यूब के वॉल्स के ऊपर स्ट्राइक करते हैं एंड डी एक्साइट होके ग्राउंड स्टेट पे आ जाते हैं। अब आगे देखें कि जो हीलियम नियॉन लेजर है वो कंटिन्यूस वर्किंग मोड पे काम करती है और वाइडली यूज की जाती है लेबोरेटरीज में एज ए मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स। ये लेजर प्रिंटर्स में, बारकोड रीडर्स में, यहाँ पर भी यूज की जाती है। अब ये पूरा का पूरा मैकेनिज्म जो हम लोगों ने देखा, वर्किंग देखी, इसको एनर्जी लेवल डायग्राम के फॉर्म में देखते हैं, जो कि हीलियम नियॉन लेजर का एनर्जी लेवल डायग्राम है। अब सबसे पहले हम हीलियम की बात करें तो हीलियम का जो ग्राउंड स्टेट लेवल है वो F1 है, जो कि हमने देखा। फिर हमने ये देखा ये एनर्जी लेवल है, ये एनर्जी इंक्रीजिंग एनर्जी शो कर रहा है। अब F1 है तो नेक्स्ट दो लेवल जो है हीलियम के वो F2 एंड F3 आ गए, जिनकी जो एनर्जी है वो अप्रोक्सीमेटली 20.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के आसपास रहता है। अगर नेक्स्ट बात करें हम लोग नियॉन की, नियॉन के जो एनर्जी लेवल्स हैं, ग्राउंड स्टेट लेवल इज E1, उसके आगे बढ़े तो E2 एक मेटास्टेबल स्टेट, E3 नॉर्मल स्टेट, E4 अगेन एक मेटास्टेबल स्टेट, E5 नॉर्मल स्टेट एंड E6 अगेन एक मेटास्टेबल स्टेट हो गया। अब इनिशियली हम लोगों ने देखा कि जो हीलियम है वो 10 पार्ट्स में है विद रिस्पेक्ट टू द नियॉन। तो इनिशियली जब पंपिंग मैकेनिज्म चालू होगा, स्टार्ट होगा, तो पंपिंग मैकेनिज्म में हीलियम जो है वो एक्साइट हो जाएगा कहां पर, F2 एंड F3 लेवल पे एक्साइट होकर F2 एंड F3 पर जाएगा। अब ये जो है ये कोलिजन इलेक्ट्रॉन से विद द हेल्प ऑफ पंपिंग हो रहा है। अब हमने देखा कि F2 जो है और F3 जो है वो रेजोनेंट एनर्जी लेवल्स हैं, किसके बराबर है, नियॉन के E4 एंड E6 के बराबर है। तो F2 से एनर्जी ट्रांसफर होगी E4 की तरफ एंड F3 से एनर्जी ट्रांसफर होगी E6 की तरफ। ये जो है वो एटॉमिक कोलिजन की वजह से होगी, जो कि हीलियम एटम जो है वो नियॉन एटम से कोलाइड करेंगे एंड एनर्जी ट्रांसफर होगी। अब क्या हुआ कि जो नियॉन एटम्स जो हैं, नियॉन एटम्स अपने ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट पे चले गए एंड ये जो एक्साइटेड स्टेट है वो E4 एंड E6 आ गए। अब ये जो स्टेट है, अब इस स्टेट में हम लोग सबसे पहले E6 की बात करते हैं। अब E6 एक मेटास्टेबल स्टेट है, तो E6 पे एक्यूमुलेशन ऑफ एटम्स हो जाएगा एंड सिमिलरली E4 पर भी एक्यूमुलेशन ऑफ एटम्स हो जाएगा। अब E6 पे कोई भी एक एटम जो है स्पॉन्टेनियसली डिके होगा। जब वो स्पॉन्टेनियसली डिके हुआ तो उस स्पॉन्टेनियस डिके ने बाकी सारे एटम को डिके करवाया एक साथ, जिसको हम लोग स्टिमुलेटेड एमिशन बोलते हैं। और इस स्टिमुलेटेड एमिशन की वजह से E6 से कुछ रेडिएशन निकला और एनर्जी जो है लूज हुई। एनर्जी लॉस के बाद एक लेजर बाहर निकली जो कि 3.39 माइक्रोमीटर की रेंज में है। ये लेजर जो है वो इंफ्रारेड रीजन में जाती है, इसलिए हमारे यूज में नहीं आती है। अब सेकेंड ट्रांजिशन की बात करें तो E6 से सीधा आएगा E3 के ऊपर। अब ये जो E6 से E3 के ऊपर आया, इसमें जो एनर्जी बाहर निकलती है उसकी वेवलेंथ 6328 एंगस्ट्रॉम रहती है, जो कि विजिबल रेंज में रहती है, इसलिए यही एक लेजर जो है वो हमारे काम की रहती है। अब E6 से दो ट्रांजिशन हो गया। E6 से जितने एटम जो हैं वो डिके होके E5 एंड E3 पे आ गए।
अब इसके बाद नेक्स्ट हो गया कि नेक्स्ट लेवल बचा E4 मेटास्टेबल स्टेट। अब E4 से डिके हुआ E3 के ऊपर एंड अगेन लेजर बार या स्टिमुलेटेड इमिशन इमिट हुआ जिसका वेवलेंथ 1.15 माइक्रोमीटर्स रहता है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि E6 से E3 एंड E5 पे आया, E4 से अगेन E3 पे आ गया। अगर देखा जाए तो E6 एंड E4 से सारे के सारे एटम्स एक्यूमुलेट हो गए E3 पे। अब E3 नॉर्मल स्टेट है तो नॉर्मल स्टेट से एक स्पॉन्टेनियस डिके होगा, सारे के सारे एटम स्पॉन्टेनियस डिके होके E2 पे आ जाएंगे और ये जो डिके जो होगा इससे जो रेडिएशन निकलेगी वो 6000 एंगस्ट्रॉम के आसपास रहेगी। अब वैसे तो ये विजिबल रेंज में रहता है बट ये स्पॉन्टेनियस एमिशन है इसलिए हमारे काम का नहीं। अब E4 E6 से सारे के सारे एटम्स E3 से होते हुए E2 पे एक्यूमुलेट हो गए। जैसे कि हमने अभी देखा कि E2 पे सारे के सारे एटम्स एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो गए। अब ये जो कंडीशन है ये कंडीशन क्या होगी, पॉपुलेशन इन्वर्जन कंडीशन को इफेक्ट करेगी। दैट मीन्स कि E6 और E4 पे नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा होना चाहिए एज कंपेयर टू E2 और E1, बट यहाँ पर क्या E2 पे बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो इसलिए हमको ये कंडीशन जल्दी से जल्दी कम करनी पड़ेगी। तो उस चीज को कम करने के लिए हम लोग जो डिस्चार्ज ट्यूब का डायमीटर वो कम रखते हैं एंड ड्यू टू कोलिशन विद द वॉल्स ऑफ द डिस्चार्ज ट्यूब ये सारे के सारे एटम जो हैं अपनी एनर्जी लॉस करते हैं और एनर्जी लॉस करने के बाद सीधा सीधा नियॉन के जो ग्राउंड लेवल है E1 इस लेवल पे आ जाता है। अगेन सेम प्रोसीजर रिपीट होता है, हीलियम एक्साइट हुआ इस लेवल पे, फिर जो नियॉन के ग्राउंड लेवल्स हैं वो E4 और E6 पे आए एंड अगेन लेजर रेडिएशन एमिट हुआ एंड दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू थ्रू जब तक कि हमारा पंपिंग जो है चल रहा है एंड हीलियम एटम जो है एक्साइटेड स्टेट पे जा रहे हैं। तो यह था हमारा आज का टॉपिक दैट इज हीलियम नियॉन लेजर्स।